व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा अपनी क्लास नंबर 95। हम लोग टोटल 94 क्लासेस कवर कर चुके हैं और आज हम लोगों की क्लास है क्लास नंबर 95। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनो। अगर किसी को लगता है कि वो केवल मेरे नोट्स को ले करके सुनिएगा उनसे पढ़ पाएगा, चीज़ों को सीख पाएगा, तो हाँ कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है, सीख पाएगा। लेकिन केवल और केवल 50% हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दें, लेकिन अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नोट्स में पुट आउट नहीं करते, वो छोड़ देते हैं ये सोच के कि जब पढ़ाएंगे तो वो तो क्लियर कर ही देंगे। इसीलिए कि आप इधर उधर से कोशिश मत कीजिए कि हम यहाँ से ले लेंगे वहाँ से ले लेंगे इससे पढ़ लेंगे, इससे कुछ भला होने वाला किसी भी तरह से नहीं है। खैर छोड़ो, क्या करना है इन सब बातों का। हम लोग अपनी टीजीटी पनेश्वर की क्लास नंबर 95 पे आ गए हैं और आज की क्लास आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि हमने इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से वही क्वेश्चन रिलेटेड जो हैं उनको रखा है और ये पूछे गए क्वेश्चन है। और पक्का हम बता रहे हैं आपको, आज की स्लाइड में शायद 17-18 क्वेश्चन है और 17-18 क्वेश्चन में आपको गारंटी देते कम से कम 10 क्वेश्चन नए मिलेंगे, और जबकि आए हुए हैं लेकिन आपने लगाए नहीं है। ठीक है, सुनते चलना बस ध्यान से। सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए कोड नहीं करते किसी भी प्रोटीन के लिए। दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। यानी कि सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए एक कॉपी का, एक सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कॉपी जिसमें आप ये नोट्स बना रहे हैं उसमें एक पेज जरूर बनाइएगा जिसमें हम आपको वो शब्द बताएंगे जो आपको रटने हैं। जैसे सैटेलाइट डीएनए हमने बोल दिया तो अब आपको सैटेलाइट डीएनए विकिपीडिया पे देखना है और उसको रटना है। रटना का मतलब समझते हो ना, कि उससे संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। हम आपको औरों से अलग बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, उसके क्या रीज़न ये आप जानते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो किया था वो किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। चैरगैफ का रूल क्या था अगर आपको याद हो? चैरगैफ का रूल था A+T इज इक्वल्स टू G+C। कई एग्जाम में क्या करते हैं, वो लिख देते हैं A+T अपॉन G+C बराबर 1। आई बात समझ में? अब मान लीजिए जैसे किसी के पास केवल नोट्स हैं, वो तो बस यही याद रख करके जाएगा, ये इतना दिमाग वहाँ पर नहीं लगा पाएगा। बायोलॉजी वाले इतना दिमाग नहीं लगा पाते, हम जानते हैं ना। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इधर उधर से हैक करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, चलो भाई। और हम आपको भी समझाना चाहेंगे बेटा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर मत करिए। क्यों? अगर आप शेयर, देखो मेरा फ़ायदा है, पॉजिटिव है मेरे लिए। आप एक को शेयर करोगे वो 10 को शेयर करेगा, इससे क्या होगा, मेरा कोर्स का परचेजिंग बढ़ेगा, कोई ना कोई खरीदेगा। 10 लोग लेंगे तो उसमें से एक तो खरीद ही लेगा, तो उनको तो फ़ायदा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ गलत हो, जिससे हमने किसी भी तरह से फीस ली है तो उसका हम अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं। हम आपका नुकसान नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। हाँ, जो हम अलाउ करते हैं सबके लिए, जो हम खुद सबके लिए पब्लिक कर देते हैं वीडियो, वो उनके पास जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी तरफ से ना अपने पीडीएफ्स दीजिए किसी को, ना अपनी वीडियो शेयर कीजिए। उसका रीज़न ये है कि आपको नहीं मालूम कि वो 90% तैयारी पहले कर चुका है, और अगर आपने नोट्स दे दिए तो 10% उसके 4 चांद लग गए, तो वो तो सेलेक्ट हो गया, आप फिर से फॉल पे आ गए। आई बात समझ में? और या फिर अगर आपको लगता है हाँ कि भैया हमें कंपटीशन और बढ़ाना है तो आप बिल्कुल बढ़ाइए। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कतई अपने नोट्स को शेयर मत करिए, किसी से भी शेयर मत कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र किसी से भी नहीं। ठीक है ना? चलो, कह रहे भैया क्या केवल डीएनए ही म्यूटेशन कर सकता है? गलत बात। डीएनए और आरएनए दोनों एबल हैं म्यूटेशन के, यानी कि दे बोथ कैन म्यूटेट, डीएनए और आरएनए। आई बात समझ में? म्यूटेशन में दोनों हेल्प करते हैं, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, दोनों में म्यूटेशन हो सकता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। हार्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सक्रीशिया कोलाई पे था, और इस वीडियो नंबर 95 का ये क्वेश्चन है कि हार्शे और चेज किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है? हार्शे और चेज किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं? वीडियो के लास्ट में बताइएगा। लिंकर स्टोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुन लीजिए। देखो हमने क्या अलग से लिख दिया, लिंक रीड न्यूक्लियोसोम केयरफुली। न्यूक्लियोसोम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खासतौर से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और DSSS में जरूर पूछा जाता है। तो न्यूक्लियोसोम का मॉडल जो है ना, ऑक्टामर वाला,
हिस्टोन कहाँ है, डीएनए ऑक्टामर कहाँ लगेगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं कुछ होगा तो स्ट्रक्चर की नेमिंग करने को आ जाएगा, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो लिंकर स्टोन क्या होता है, H1। आगे देखो राजा बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज मोर स्टेबल देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन पूछी गई थी इसलिए हमने आपको बता दी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। प्रश्न संख्या 2 आपको बताना चाहेंगे, सुन लीजिए। एनालॉगस ऑर्गन सिमिलर फंक्शन हो और डिफरेंट ओरिजिन हो, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। सुन लीजिए, एक छोटी सी हमने ट्रिक भी बनाई थी, ACPHD, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, समझ रहे हैं कि नहीं। होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आई बात समझ में, ये आप भी हटा दो, ACHD याद कर लो, ACHD। हमने ये ट्रिक लिखी नहीं है, बस याद करना है आपको सीधे, ACHD, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो एनालॉगस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सिमिलर फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। याद हो गया आपको। एक थ्योरी थी बेटा, अगर आपको याद हो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, तो भैया कह दिया द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब अपने आप बनता है जो कुछ बनता है, ऐसा नहीं कि कुछ पहले से है उससे बन रहा है, अपने आप बनता है, स्वतः निर्मित होता है। तो भैया इस बात को डिसअप्रूव कर दिया, किसने कर दिया, लुईस पास्चर ने। कैसे कर दिया, उन्होंने बताया कि लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसको थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इसको डिसअप्रूव किया किसने, लुईस पास्चर ने। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लाइफ एरोज, कोई भी नया जीवन तब बनता है जब कोई पुराना जीवन उसके पहले जरूर स्थापित किया जा चुका हो। लाइफ एरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मजा आया। देखो शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन रखे वो किससे रख दिए मालूम, डीएनए से। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन रखे हैं वो मालूम बेटा हमने किससे रखे हैं, वो हमने रख दिए हैं इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन रामापिथेकस, शिवापिथेकस, होमोनिडी, इससे क्वेश्चन बनता है। चलो भाई सुनते चलना। सबसे पहले एजोइक इरा। देखो एजोइक इरा में आपको पता नहीं है, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, नो लाइफ। ठीक है, एजोइक इरा में नो लाइफ है, और प्रोटीरोजोइक में ही सब भैया बैक्टीरिया फैक्टीरिया दुनिया भर की नौटंकी ये सब स्टार्ट हुआ। और सिनोजोइक वो है जो चल रहा है, और सिनोजोइक जो एज है वो मैमल की एज है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा विकसित कौन है, स्तनधारी, हम आप। और ये है रिसेंट, देखो लिखा है रिसेंट। अब आ जाओ फिर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजोइक इरा, देन प्रोटीरोजोइक, देन पेलियोजोइक, देन मीजोजोइक, फिर सिनोजोइक। कुल मिलाकर 5 इरा हैं। सबसे पहले थी इरा ऑफ नो लाइफ, दैट इज एजोइक इरा, और उसके बाद रिसेंट की इरा जो चल रही दैट इज सिनोजोइक। इसका क्रम याद कर लीजिए, इसका क्रम कई बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आगे पीछे कर देंगे इसको, एजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सिनोजोइक। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एप मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम सीपीएमटी का एग्जाम दे रहे थे तब ये पूछा गया था। पहला एप मैन क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहला एप मैन क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फर्स्ट टूल मेकर, सबसे पहले टूल बनाना, हथियार बढ़िया बनाने वाला कौन था, बढ़िया धारदार की, उठा के फेंक दिया किसी के भाला तो हिरन मर गया। तो ये किसने, ये हैबिट किसने डेवलप की, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। और फर्स्ट होमोनिडी रामापिथेकस, भैया यही है अपना सुग्रीव भाई, यानी कि बाली भाई। आई बात समझ में। ये जो सुग्रीव और बाली थे, जिनको रावण क्या कहता था, ये वानर हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, वो वानर नहीं थे, वो थे होमोनिड, वानर से कहीं ऊंचे। रामापिथेकस खड़े होकर चलते थे, पूंछ होती थी, मुंह बंदर की तरह ही होता था। तो अब आपको बात समझ में आ गई। देखा बेटा, रामायण में आज ज़्यादा आजकल देखो तो यही सब ज्ञान आदमी झिलाता है। ठीक है, चलो अच्छा। फर्स्ट एप मैन हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फर्स्ट टूल मेकर हो गया होमो हैबिलिस, फर्स्ट होमोनिड हो गया रामापिथेकस, और फिर वही देखो बात आ गई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉजी। तो आप क्या याद करोगे ट्रिक, ACHD,
एनालॉगस कन्वर्जेंट, होमोलॉगस डाइवर्जेंट, एनालॉगस कन्वर्जेंट, होमोलॉगस डाइवर्जेंट, नोट करिए कॉपी पे, एनालॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ो राजा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहाँ ना पूछेगा और पूछ भी सकता है, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन टाइप की दी जाती ना, केमिकल नहीं मतलब इक्वेशन टाइप की दी जाती मैथमेटिकल, तो वैसे तो भले नहीं पूछेगा, लेकिन ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये हार्डी वीनबर्ग लॉ कहता है कि द एलील्स ऑफ, सुना, द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, इज स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता ही होगा, चेंज नहीं आ जाएंगे कि सियार हो जाए या लकड़बग्घा हो जाए। आई बात समझ में? तो एलील्स के जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, एलील्स के जो अपने करेक्टर हैं, एलील्स की जो अपनी स्टेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। फिर से सुनिए, हार्डी वीनबर्ग लॉ, द एलील्स फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। और ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो दोनों बातें, दोनों पूछा आता है, या तो लिख देंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1। आई बात समझ में? नए पेज पे आते हैं इधर। देखो या तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1, बस वही बात है। देखो जरा ध्यान से, आ गया? आ गया? वही बात तो है, कोई नई बात तो है नहीं। तो या तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके 1 लिख देंगे, हार्डी वीनबर्ग का लॉ। भैया ये ना सोचना कि p क्यू ही मिलेगा, ए बी भी मिल सकता है, उसका कोई वो नहीं है, वो तो वेरिएबल है ना। अच्छा, तो या तो फिर लिख देगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, या फिर ये कुल मिलाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है हार्डी वीनबर्ग का लॉ। ठीक, और बस उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि जो सिनोजोइक इरा है वो एज ऑफ मैमल है। और आपको एक बात और बता दें, जो फर्स्ट मैमल का ओरिजिनेशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट मैमल ओरिजिनेटेड इन, आप बोलोगे सिनोजोइक इरा। फर्स्ट मैमल ओरिजिनेटेड इन, आप बोलोगे सिनोजोइक इरा। तो कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो के बारे में बताना, और जो 2 प्रश्न पूछे हैं उन दोनों प्रश्नों के विषय में भी वीडियो के लास्ट में उत्तर दीजिएगा। और एक काम जो आप कभी नहीं करते हैं, वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। देखिए इससे कुछ मिलना मिलाना नहीं है। जैसे मेरा मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास 52 बच्चे हैं टोटल, मेरे पेड मेंबर टोटल 52 हो चुके हैं, या शायद 51, अभी हमको याद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 51 लाइक तो हो जाएं जो मेरे बच्चे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं प्रॉपर। ठीक है ना? तो आप वीडियो देखते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है कि नहीं यार ये वीडियो काम चलाऊ थी, अच्छी नहीं थी, तो आप डिसलाइक कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ आप हमेशा सहमत हो, किसी के भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आदमी जेन्युइन है, मटेरियल जेन्युइन है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है ना? तो खैर ये तो सब बातें इधर उधर की हो गई। आज से हम लोगों ने अपनी 95 क्लास भी कंप्लीट कर ली। अब अपने पास कितने लेक्चर बचे राजा बेटा? 5। ये लेक्चर हम ख़त्म करा के आपको छोड़ेंगे नहीं, आप परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप 100 वीडियो कंप्लीट करके फिर क्या बंद कर देंगे पढ़ाना? तो हम उन सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कि हम बीच में भले चुप हो जाएं, लेकिन जब आपका 2016 का पहला एग्ज़ाम होने वाला होगा, ये जो टीजीटी वाला एग्ज़ाम होने वाला होगा, उसके 7 दिन पहले से हम फिर से हाजिर होंगे और 7 दिन लगातार लाइव क्लास देंगे आपको, जिसमें हम अपने पूरे, क्योंकि अपने नोट्स जो है ना, अब ये 1 दिन या 2 दिन में रिवाइज नहीं हो सकते, मटेरियल बहुत तैयार हो चुका है। 7 दिन में हम पूरा का पूरा मटेरियल रिवाइज कराएंगे। ठीक है ना? जब 2016 वाला जो एग्ज़ाम है, जो अभी होने वाला है, कब होता है भगवान मालिक है, लेकिन ये कोशिश ये है, या मतलब दिमाग में ये आ रहा है कि हो सकता है ये 2 या 3 महीने के भीतर हो जाए, क्योंकि आयोग नई वैकेंसी भी क्रिएट करने के लिए सोच रहा है। ठीक है?
तो आई बात समझ में। तो बस आप बस मन लगा के अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, किसी के चक्कर में ना पड़िए कौन क्या कर रहा है, किसी ने क्या कर लिया। एक दूसरे को बस केवल लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये तैयार कर लिया, हमने वो तैयार कर लिया। दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं बेटा, एक वो होते हैं जिनसे आप पूछोगे भाई तैयार कर लिया, नहीं यार मुझे कहाँ आता है। और ऐसे लोग बड़े बदमाश होते हैं, जब रिजल्ट आता है तो इनके आपसे ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक। और एक वो प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको आता कुछ नहीं, आपने पूछा तैयार तैयार, हाँ सब तैयार है। ये आपको डिप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कभी बैठ के ध्यान से देखना, बच्चा वो सही होता है जो चकर मकर ना करके चुपचाप बैठा हो, सीरियस। वो सीरियस एस्पिरेंट है, वो अपने ब्रेन को इधर उधर नहीं लगा रहा है, ये नहीं देख रहा कि बगल में कौन बैठा है अगल में कौन बैठा है। वही सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि वो गंभीर है, उसको चीज़ें याद हैं और वो बातें करके वो भुलवाना नहीं चाहता उन चीज़ों को एग्ज़ाम के पहले। ये चीज़ें अपने अंदर लाइए, थोड़ा सा धैर्य लाइए। आपने देखा होगा हम पढ़ाते समय बड़े रिलैक्स, बड़े कूल, बड़े काम रहते हैं। ये धैर्य अपने भीतर भी लाइए, बहुत जल्दी जल्दी भड़का मत करिए। पढ़ाई इतनी छोटी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग टारगेट बना लेते हैं हम PCS बनेंगे, हम IAS बनेंगे, और उसके बाद वो अमीन भी नहीं बन पाते हैं, तहसीलदार भी नहीं बन पाते हैं, पूरा जीवन उनका निकल जाता है। पता चला इंटर किया था 2005 में और आज 2013 2015 चल रहा। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। किसी भी तैयारी, अगर आप बहुत उच्च मानसिकता के हैं कि हमको IAS PCS बनना है, तो पहले एक प्लेटफॉर्म लेना ज़रूरी है, अन्यथा 2 या 4 साल में आप अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्योंकि घर वालों को एक ही चीज़ चाहिए होती है, RESULT, रिजल्ट, ठीक है ना। तो बस थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई चीज़ हम आपकी छूटने नहीं देंगे। और ये तो आपने देख ही लिया है कि लगभग हमने आपसे 100 वीडियोस का वादा किया था और धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा मटेरियल लगभग कवर कर लिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।